Hello friends, today we are discussing in this class the topic name is ET tube insertion। आज अपन बात करने वाले हैं ET tube insertion की। क्या होता है ET tube insertion और इसमें ET tube insert कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसका पर्पज क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका कॉन्ट्रा जो डिसएडवांटेज क्या है, ये सभी बात अपन करके चलेंगे किसमें, ET ट्यूब इंसर्शन में। फर्स्टली अपन बात करते हैं ET ट्यूब इंसर्शन की डेफिनेशन क्या होगी। तो सिंपली बात करके चलते हैं ET ट्यूब इंसर्शन की क्या करते हैं। तो सिंपली अपन ने यहाँ पे लिखा ए स्मॉल साइज ट्यूब आर introduced into the trachea through the nose or mouth के द्वारा। सिंपली क्या बात की अपन ने, नोज और माउथ के द्वारा ET ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। या तो नोज से कर सकते हैं, नोस्ट्रिल से कर सकते हैं, या फिर अपन कर सकते हैं ओरल रूट से द्वारा। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इंट्यूबेशन। क्या बोल के चलेंगे इसको, इंट्यूबेशन बोल के चलेंगे। व्हाट इज इंट्यूबेशन? व्हेन स्मॉल ट्यूब आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ट्रेकिया बाय देयर थ्रू द ओरल रूट या नेजल रूट, दैट इज नोन एज इंट्यूबेशन। ये रहेगा इंट्यूबेशन। नेक्स्ट अपन बात करें इंट्यूबेशन यदि माउथ से करेंगे तो अपन उसको बोलेंगे ओरोट्रेकियल। यदि अपन यदि नोज से करते हैं तो अपन उसको बोल के चलेंगे नेजोट्रेकियल बोल के चलेंगे। ये रहेगा अपना मोस्ट कॉमन। इसको अपन मोस्ट कॉमन बोल के चलेंगे। ये मोस्ट कॉमन है जो कि ज्यादातर यूज में लेते हैं। मोस्ट कॉमन ज्यादातर यही प्रेफर करके चलते हैं अपन, कौन सा, ओरोट्रेकियल मीन्स माउथ से अपन इंसर्ट करते हैं, ज्यादातर यही बात करके चलेंगे और मोस्ट कॉमन काम में भी यही लेते हैं। ओके, ये रहेगा अपना इंट्यूबेशन की एक स्मॉल साइज की ट्यूब होती है, वो अपन इंसर्ट करके चलते हैं। नेक्स्ट इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो क्या इसका पर्पज हो सकता है, क्या इसका उद्देश्य हो सकता है, तो बोल सकते हैं टू मेंटेन द एयरवे in emergency condition। इमरजेंसी कंडीशन में एयरवे को मेंटेन करना है तो अपन क्या करके चलेंगे, ET ट्यूब इंसर्ट करेंगे और अपन शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, 10 to 14 डेज बोल सकते हैं, मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, ये इसका यहाँ पे पर्पज रहेगा क्या, कि जो अपना रेस्पिरेटरी पाथवे है उस एयरवे को ओपन करना है, उसको मेंटेन करना है। तो इमरजेंसी कंडीशन में फॉर एग्जांपल पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, अपर एयरवे में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर इंडिकेशन की बात करें जैसे कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है, वो अनकॉन्शियस है, या फिर बोल सकते हैं वेंटिलेटर पे लेना है, या फिर बोल सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया देके उसकी सर्जरी कर रहे हैं, तो उस टाइम में क्या करेंगे, उसको ET ट्यूब इंसर्ट करके अपन क्या करेंगे, उसको एयरवे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये रहेगा इसका पर्पज। मोस्टली एक पर्पज की बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करने वाले इसमें इंडिकेशन। तो क्या क्या इसके इंडिकेशन हो सकते हैं कि किस किस पेशेंट को अपन ET ट्यूब इंसर्ट करके चलेंगे। तो सिंपली बात करके चलेंगे फर्स्ट अपना इसका इंडिकेशन। तो क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं ET ट्यूब इंसर्शन के, राइट डाउन इंडिकेशन। व्हाट इज इंडिकेशन? कौन कौन से इंडिकेशन हो सकते हैं? फर्स्ट अपन ये बोल सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट बोल सकते हैं, सर्जरी पेशेंट मीन्स सर्जरी करते
सर्जरी करते टाइम में यदि किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं और जनरल एनेस्थीसिया देंगे तो वहां पे उस पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, मींस सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, तो अपन एटी ट्यूब इंसर्ट करके अपन आर्टिफिशियल उसको ब्रीदिंग दिला सकते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं कोई अनकॉन्शियस पेशेंट होगा, अनकॉन्शियस पेशेंट को अपन क्या दे सकते हैं, एटी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन। व्हाट इज मैकेनिकल वेंटिलेशन? सिंपली यदि बात करें तो बोल सकते हैं कि किसी पेशेंट को यदि वेंटिलेटर पे ले रहे हैं तो बोल सकते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन रहेगा वो, ठीक है। तो सिंपली अपन ने बात की यदि किसी पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्या यदि किसी पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं वो भी जनरल एनेस्थीसिया से कर रहे हैं, तो जनरल एनेस्थीसिया से कोई भी सर्जरी करते हैं तो वहां पे पेशेंट को नीड होती है एटी ट्यूब इंसर्शन की, हमेशा नीड होगी एटी ट्यूब इंसर्शन की। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो वहां पे पेशेंट रेस्पिरेशन नहीं ले पाएगा तो किससे देंगे, अपन एटी ट्यूब इंसर्ट करके उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की कोशिश करेंगे। वहां पे अनकॉन्शियस पेशेंट रहेगा उसको लगाएंगे। और मैकेनिकल वेंटिलेशन में बोल सकते हैं कि किसी पेशेंट को यदि वेंटिलेटर पे ले रहे हैं तो वहां पे क्या करेंगे, एटी ट्यूब इंसर्ट करके चलेंगे। ये रहेगा इसका इंडिकेशन। नेक्स्ट बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि किस पेशेंट को अपन एटी ट्यूब इंसर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा कौन सा पेशेंट हो सकता है जिसको एटी ट्यूब इंसर्ट नहीं करते हैं? सिंपल सी बात है, एक कंसेप्ट याद रखो हमेशा, कभी भी देखो अपने एयरवे दो होते हैं, मीन्स अपर और लोअर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यदि कभी भी अपर एयरवे में पाथवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कोई ब्लॉकेज आता है, उस कंडीशन में अपन एटी ट्यूब अवॉइड करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी, ठीक है। तो बोल सकते हैं यदि किसी पेशेंट को लैरिंजाइटिस हो रहा है, यदि किसी पेशेंट को लैरिंजियल एडिमा हो रहा है, या फिर किसी पेशेंट को बोल सकते हैं अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर बोल सकते हैं किसी पेशेंट को डिप्थीरिया की प्रॉब्लम हो रही है। डिप्थीरिया में क्या होता है, सूडो मेम्ब्रेन बनती है, सूडो मेम्ब्रेन अपीयर इन थ्रोट। यदि अपन बोले कि थ्रोट में, गले के अंदर यदि डिप्थीरिया का कोई पेशेंट है तो वहां पे सूडो मेम्ब्रेन का अपीयरेंस होता है, तो इसको बोल सकते हैं क्या, यदि थ्रोट में सूडो मेम्ब्रेन का अपीयरेंस हो जाएगा तो वहां पे एटी ट्यूब इंसर्ट नहीं कर सकते, वहां पे करेंगे क्या, ट्रेकेस्टोमी करके चलेंगे, ठीक है। तो ये यहां पे कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं कि इन पेशेंट में अपन नहीं करके चलेंगे क्या, एटी ट्यूब इंसर्शन नहीं करके चलेंगे। नेक्स्ट यदि बात करें तो अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसी में, एडवांटेज क्या है इसका, एटी ट्यूब का एडवांटेज क्या है। कोई बोलेगा सर एडवांटेज कैसे? सिंपली यदि मैं समझाना चाहूं आपको तो एडवांटेज अपन कंपैरिजन करेंगे कि इस चीज का एडवांटेज क्या है, इस चीज का एडवांटेज क्या है, मीन्स डिफरेंशिएट करेंगे अपन किसको, एटी ट्यूब और ट्रेकियोस्टोमी को, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे और एडवांटेज देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे एडवांटेज की बात करें तो क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, एडवांटेज, तो एडवांटेज में बोल सकते हैं सिंपली क्या, फर्स्ट एडवांटेज रहेगा रैपिड परफॉर्म हो जाता है, रैपिड परफॉर्म हो जाएगा, मीन्स इमरजेंसी कंडीशन में जल्दी परफॉर्म हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। नेक्स्ट वन इज मिनिमम चांस ऑफ इन्फेक्शन, मीन्स यदि कंपैरिजन करें अपन किसमें, ट्रेकियोस्टोमी में और एटी ट्यूब इंसर्शन में, दोनों में अपन कंपैरिजन करके चलेंगे
तो वहां पे बोल सकते हैं ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। इट मींस बोल सकते हैं क्या यहां पे इन्फेक्शन होने के कम चांस हैं, और यदि बोले कि इन्वेजिव रहेगा दैट्स वाई बोल सकते हैं क्या कि वहां पे इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांस है। मींस यहां पे कम चांस है, ट्रेकेस्टोमी में कट लगाएंगे वहां पे ज्यादा चांस रहेंगे। ओके, तो ये रहेंगे एडवांटेज, इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, तो क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो सिंपली बोल सकते हैं डिसएडवांटेज क्या रहेंगे। यदि डिसएडवांटेज की बात करें तो बोल सकते हैं डैमेज द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ट्रेकिया, जो ट्रेकिया की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करता है। नेक्स्ट बोल सकते हैं लैरिंजियल एडिमा करता है। क्या करता है, लैरिंजियल एडिमा करता है, डैमेज करता है म्यूकस मेम्ब्रेन को। ट्रेकिया की जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगी उसको डैमेज करेगा। नेक्स्ट वन इज लैरिंजियल एडिमा, कंटिन्यू वहां पे लैरिंग्स पे प्रेशर डालेगा जिससे क्या हो जाएगी, लैरिंग्स में एडिमा हो जाएगी। तो ये रहेंगे दो इसके डिसएडवांटेज, मींस इसकी कमियां रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि इसका और क्या क्या यहां पे पॉइंट हो सकता है, तो अपन नेक्स्ट बात करके चलेंगे कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, सिंपली यदि कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो बोल सकते हैं लैरिंजियल एडिमा कोज करेगा, यही इसका कॉम्प्लिकेशन होगा। ठीक है, तो यहां पे बात कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशन में बोल सकते हैं लैरिंजियल एडिमा करता है, ये इसका कॉम्प्लिकेशन रहेगा। क्या सिंपली अपन ने बात की कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है लैरिंजियल एडिमा। देखो ध्यान से सुनना, किसी को लैरिंग्स का एडिमा उसको लगा भी नहीं रहे हैं, एटी ट्यूब इंसर्ट भी नहीं कर रहे हैं, और यदि किसी को लगा रहे हैं तो वहां पे लैरिंजियल एडिमा इसका कॉम्प्लिकेशन भी राइज हो रहा है। दोनों को नोट डाउन करना, मीन से फोकस करना दोनों बातों में। नेक्स्ट बात करेंगे अपन आर्टिकल्स क्या क्या यूज में लेते हैं। यदि अपन किसी पेशेंट को एटी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं और एटी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आर्टिकल्स क्या क्या यूज में लेके चलेंगे, उसकी सभी की बातें करके चलेंगे। तो फर्स्ट अपना आर्टिकल्स रहता है मैगिल्स फॉर्सेप्स। फर्स्ट अपना आर्टिकल्स रहेगा मैगिल्स फॉर्सेप्स। व्हाट इज मैगिल्स फॉर्सेप्स, क्या होता है मैगिल्स फॉर्सेप्स, तो अपन बोल सकते हैं मैगिल्स फॉर्सेप्स एक इमरजेंसी कंडीशन में काम में आने वाला आर्टिकल्स है, जिससे फॉर एग्जांपल समझे, यदि अपनी एटी ट्यूब एक्सीडेंटली डिस्प्लेस हो जाती है, एक्सीडेंटली रिमूव हो जाती है, इमरजेंसी कंडीशन में उसको रिप्लेस करने के लिए मैगिल्स फॉर्सेप्स काम में लेते हैं। ठीक है, क्या समझा आपने कि यदि एक्सीडेंटली एटी ट्यूब इंसर्ट किया अपन ने तो डिस्प्लेस हो गई या रिमूव हो गई एक्सीडेंटली इमरजेंसी कंडीशन में, तो उसको इंसर्ट करने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, बोल सकते हैं क्या, मैगिल्स फॉर्सेप्स से इंसर्ट करेंगे। तो बोल सकते हैं यहां पे टू इंसर्ट द ट्यूब if accidentally remove from trachea, यदि ट्रेकिया से एक्सीडेंटली रिमूव हो जाती है तो उसको दोबारा से रीइंसर्ट करने के लिए अपन काम में लेते हैं क्या, मैगिल्स फॉर्सेप्स। नेक्स्ट अपन बात करके चले और कौन सा आर्टिकल्स रहेगा, तो अपनी जो एक गाइड वायर होता है जो अपने को गाइड देता है, मीन्स अपने को डायरेक्शन देगा, तो बोल सकते हैं जिसकी हेल्प से एटी ट्यूब इंसर्शन करते हैं उसका नाम रहता है स्टीलेटर बोल सकते हैं या गाइड वायर बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना आर्टिकल सेकंड नंबर स्टीलेट बोल सकते हैं या फिर उसको गाइड वायर बोल सकते हैं, गाइड वायर। ओके, फर्स्ट रहा मैगिल्स फॉर्सेप्स, दूसरा रहा स्टीलेटर। समझ रहे हैं इसको क्या है स्टीलेटर, जब अपन ईटी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे अपन ट्रेकिया में तो इसके अंदर एक
स्टिलेटर रहेगा, एक बोल सकते हैं सिंपल समझने के लिए एक तार रहेगा, उस तार को स्टिलेटर को उसके अंदर डाल के इंसर्ट कर देंगे, मीन्स उसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, ईटी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। तो बोल सकते हैं स्टिलेट to give help in insertion of ET ट्यूब, ET ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए हेल्प देता है। कभी ड्यूरिंग प्रोसीजर, इमरजेंसी कंडीशन में नहीं, ड्यूरिंग प्रोसीजर ये अपनी हेल्प करता है। इसको अपन बोल के चलेंगे स्टिलेटर या गाइड वायर। ओके, ये रहेगा अपना सेकेंड आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल क्या हो सकता है? थर्ड की बात करें तो बोल सकते हैं यहां पे एनेस्थेटिक एजेंट हो सकता है, एनेस्थेटिक एजेंट हो सकता है। एनेस्थेटिक एजेंट में क्या होगा? एनेस्थेटिक एजेंट में बोल सकते हैं मिडाजोलम हो सकता है। तो यहां पे एग्जाम्पल की बात करें तो मिडाजोलम बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोले मसल रिलैक्सेंट रहेगा अपने पास में, तो मसल रिलैक्सेंट कौन सा रहेगा? मसल रिलैक्सेंट कौन सा रहेगा? मसल रिलैक्सेंट की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है सक्सिनाइल कोलिन इसका एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, तो अपन ने बात किया क्योंकि जब पेशेंट को ईटी ट्यूब इंसर्ट करते हैं उसको डिफिकल्टी होती है, उस टाइम में उसको एनेस्थेसिया दिया जाता है, मीन्स वहां पे मिडाजोलम दे सकते हैं। फिर उसकी रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स किया जाता है, तो वहां पे सक्सिनाइल कोलिन और इसको अलग नाम से जिसका ब्रांड नेम है उसको सुकोल बोल के चलते हैं। ठीक है, ये रहेगा अपना सक्सिनाइल कोलिन मीन्स मसल रिलैक्सेंट, ये रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन बात करने वाले अपन जो आर्टिकल्स चल रहे हैं, इसमें अपन ने फर्स्ट वन आर्टिकल्स देखा मैगिल्स फोर्सेप्स, जो कि अपन एक्सीडेंटली जो कंडीशन होती है मीन्स वहां पे एक्सीडेंटली रिमूव हो जाता है तो अपन उसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड अपन ने बात की स्टिलेटर गाइड वायर होता है, उसकी सहायता से अपन उसको डालेंगे, उसकी हेल्प से डालेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं एनेस्थेटिक एजेंट मीन्स पेशेंट को एनेस्थेसिया देके अपन ईटी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट होगा उसकी मसल्स को रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट वन यदि आर्टिकल्स की बात करें तो अपन बोल सकते हैं अपने पास यदि ईटी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो वहां पे लैरिंगोस्कोप होना चाहिए। लैरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए जो वहां पे जो पाथवे है उसको अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए अपने पास लैरिंगोस्कोप होना चाहिए। तो नेक्स्ट अपन आर्टिकल्स की बात कर सकते हैं लैरिंगोस्कोप होना चाहिए अपने पास में। ठीक है, तो लैरिंगोस्कोप में यदि बात करें तो लैरिंगोस्कोप का फंक्शन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है लैरिंगोस्कोप, लैरिंग्स को देखने वाला, तो बोल सकते हैं टू विजुअलाइज द लैरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए अपन काम में लेते हैं क्या? लैरिंग्स। नेक्स्ट बोल सकते हैं यूज एज टंग डिप्रेसर अपन काम में लेते हैं। टंग डिप्रेसर सिंपली अपन ने बात किया कि लैरिंगोस्कोप कौन कौन से यूज में आ सकता है, मींस उसका फंक्शन होगा। फर्स्ट क्या होगा? सिंपली अपन विजुअलाइज करने के लिए काम में लेते हैं, किसको? लैरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए काम में लेंगे। नेक्स्ट वन अपन बोल सकते हैं कि यूज एज टंग डिप्रेसर, वहां पे टंग को डिप्रेस करने के लिए, उसको इमोबिलाइज करने के लिए टंग को कोई दूसरा वहां पे टंग डिप्रेसर काम में नहीं लेंगे, वो ही लैरिंगोस्कोप की जो ब्लेड होती है वो ब्लेड इसको क्या कर देगी? उसको डिप्रेस कर देगी, जो टंग होती है उसको इमोबाइल करेगी। नेक्स्ट वन अपन बोल सकते हैं पार्ट्स, लैरिंगोस्कोप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन अपन बात करके चलेंगे, एक तो होता है हैंडल, दूसरा होता है ब्लेड। फर्स्ट वन इज हैंडल, एक तो वहां पे हैंडल होगा और दूसरा बोल सकते हैं वहां पे उसके ऊपर ब्लेड होगा। तो दो पार्ट्स होते हैं किसके? लैरिंगोस्कोप के। एक तो जो पकड़ने वाला पार्ट होता है उसको हैंडल बोल के चलेंगे और आगे जो राउंड शेप में होते हैं उसको ब्लेड बोल के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन हैंडल में वहां पे ज्यादा अपन नहीं बात करेंगे क्योंकि हैंडल को अपन पकड़ते हैं, दूसरा बोल सकते हैं उसमें
जो सेल होते हैं, बैटरी होती है, वो डाली जाती है जो इसको करंट देने का काम करती है। मीन्स उसमें लाइट होती है, उसकी वजह से वो लाइट वहां पे जो लाइट होती है वो वहां पे फोकस देती है, अपने को लाइट देती है। तो हैंडल में बल्ब होते हैं और पकड़ने का काम होता है वहां से। नेक्स्ट अपन ब्लेड की बात करें तो ब्लेड को अपन 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ब्लेड के पार्ट। तो ब्लेड के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट होगा यहां पे स्ट्रेट ब्लेड। स्ट्रेट ब्लेड, स्ट्रेट ब्लेड मीन्स इसका जो शेप होता है वो स्ट्रेट होता है। यहां पे इसका शेप ज्यादा राउंड शेप में नहीं होता है, इसको बोल के चलेंगे स्ट्रेट ब्लेड। स्ट्रेट ब्लेड अपन किस में काम में लेते हैं? अपन स्ट्रेट ब्लेड काम में लेंगे वो अपन बच्चों में काम में लेते हैं, यूज इन चाइल्ड, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? मिलर ब्लेड बोल सकते हैं। क्या ब्लेड बोल सकते हैं? मिलर ब्लेड बोल के चलेंगे। स्ट्रेट ब्लेड होगा वो बच्चों में काम में लेते हैं, और बच्चों में काम में लेते हैं उसको मिलर ब्लेड बोल के चलेंगे। नेक्स्ट होता है कि राउंड ब्लेड। राउंड ब्लेड मीन्स से उसके अंदर कर्व होता है, राउंड शेप में होती है, तो उसको राउंड ब्लेड बोल के चल सकते हैं या कर्व्ड ब्लेड बोल के चल सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड का ब्लेड का टाइप रहेगा कर्व्ड ब्लेड। सेकेंड ब्लेड का टाइप रहेगा कर्व्ड ब्लेड। कर्व्ड ब्लेड का नाम से पता चल रहा है इसमें कर्व ज्यादा प्रेजेंट होता है, जो घुमाव होता है वो ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। इसको अदर नाम से जानते हैं मैकिंटॉश ब्लेड। मैकिंटॉश ब्लेड के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम होता है मैकिंटॉश ब्लेड, जो कि मोस्ट कॉमन होती है, मोस्ट कॉमन ब्लेड होती है, जिसको अपन मैकिंटॉश ब्लेड बोल के चलते हैं, मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट बोल सकते हैं यूज इन अडल्ट। यूज इन अडल्ट पेशेंट में अपन काम में लेते हैं किसको? मैकिंटॉश ब्लेड को। ठीक है, ये रहेगा अपना ब्लेड का कंसर्न। नेक्स्ट अपन यदि साइज की बात करें तो ब्लेड की साइज कितनी रहेगी? यदि साइज की बात करें तो बोल सकते हैं नियोनेट में कौन सी साइज काम में लेंगे। नेक्स्ट वन बोल सकते हैं इन्फेंट में कौन सी साइज काम में लेंगे। नेक्स्ट वन बोल सकते हैं अडल्ट में कौन सी साइज काम में लेके चलेंगे। इसका साइज होता है 0 to 4 नंबर, इसमें कोई वैल्यू नहीं होती है, मीन्स 0 to 4 नंबर होता है। 0 काम में लेते हैं नियोनेट में, 1 काम में लेते हैं इन्फेंट में, और 3 to 4 काम में लेके चलते हैं किसमें? अडल्ट में। ये होता है किसका साइज? ब्लेड का साइज होता है। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करें तो अपने को यहाँ पे किसकी नीड होगी? तो बोल सकते हैं स्टेथोस्कोप की नीड होगी। तो यहाँ पे आर्टिकल्स में बोल सकते हैं क्या? स्टेथोस्कोप चाहिए अपने को। ठीक है, तो नेक्स्ट वन आर्टिकल्स इज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप क्यों चाहिए? यहाँ पे क्या फंक्शन है? बोल सकते हैं टू चेक द proper placement of ET ट्यूब। ET ट्यूब के प्रॉपर प्लेसमेंट को चेक करने के लिए अपन काम में लेते हैं क्या? स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट वन बोल सकते हैं अपने को चाहिए ET ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब चाहिए। एंडोट्रेकियल ट्यूब चाहिए। एंडोट्रेकियल ट्यूब में पार्ट्स की बात करें तो 2 पार्ट्स होते हैं, मीन्स टाइप की बात करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। 2 पार्ट्स मीन्स एक तो होता है सिंथेटिक रबर की, सिंथेटिक रबर की होती है, एक होता है पीवीसी मीन्स पॉटेक्स बोल सकते हैं या पीवीसी बोल सकते हैं। पीवीसी का यहां पे फुल फॉर्म होगा पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होगा, जो कि अपन मोस्ट कॉमन काम में लेके चलते हैं। मोस्ट कॉमन यूज होता है इसका, मोस्ट कॉमन काम में लेके चलेंगे। सिंपल अपन ने क्या बात किया? ये रेड कलर की होती है, यदि कलर की बात करें रेड कलर की होगी, ये पीवीसी होगी। सिंपल। जो अपना ET ट्यूब होता है
वो दो टाइप्स का होता है, इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया। मींस फर्स्ट वन बोल सकते हैं सिंथेटिक रबर की होती है, रेड कलर की होगी। सेकंड वन अपन ने बात किया पीवीसी की होगी, पॉवटेक्स की होगी, मोस्ट कॉमन यूज होगी। और पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? पीवीसी का यहाँ पे फुल फॉर्म होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट बात करके चलें, सिंथेटिक जो रबर ट्यूब होती है उसको मैक्सिमम यूज अप टू 24 आवर्स। क्यों? बिकॉज एलर्जी कर सकती है, एलर्जी कंडीशन कर सकती है, एलर्जिक कंडीशन कर सकती है। दूसरा, यदि इसका कारण लिखे तो इधर लिख सकते हैं, इसको कंटिन्यू इधर लिख रहा हूं, लो वॉल्यूम ऑफ एयर एंड मोर प्रेशर ऑन ट्रेकिया। सिंपली समझना क्या है इसका मतलब, यदि अपन जो रेड कलर की ट्यूब काम में लेके चलते हैं, रेड कलर की जो ट्यूब होती है वो सिंथेटिक रबर की होती है, उसकी क्वालिटी वीक होती है, मींस वो इंफेक्शन कर सकती है, ज्यादा चांस है इंफेक्शन क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। और बोल सकते हैं क्या, उसको मैक्सिमम अप टू 24 आवर्स तक काम में लेके चल सकते हैं, इससे ज्यादा काम में नहीं लेंगे। यदि इससे ज्यादा अपन काम में लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वहां पे एलर्जी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट ये बोल सकते हैं कि वो लो वॉल्यूम प्रेशर मींस से उससे प्रेशर तो जाएगा, जो एयर का प्रेशर जाएगा वो कम जाएगा, क्योंकि वो मोटी तो होगी लेकिन उसका जो लुमेन होगा वो लुमेन रहेगा कम, मींस से एयर तो कम जाएगी लेकिन ट्रेकिया के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। और ट्रेकिया के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ट्रेकिया डैमेज होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो बोल सकते हैं ये रहेगा अपना सिंथेटिक रबर। मींस अब बात करेंगे कॉमन, मोस्ट कॉमन जो यूज में लेते हैं, मींस कौन सा यूज में लेते हैं अपन? पीवीसी पॉवटेक्स यूज में लेते हैं। तो पॉवटेक्स ट्यूब की बात करके चलेंगे। पॉवटेक्स ट्यूब में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसी शेप की होती है उसकी बात करके चलेंगे। सिंपली अपन एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि जो पीवीसी की ईटी ट्यूब होती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, वो कैसी शेप की होती है। सिंपली यदि ईटी ट्यूब की बात करें, ईटी ट्यूब की बात करें तो सिंपली क्या कर सकते हैं, यहां पे डायग्राम की कुछ हेल्प लेके बनाएं, कुछ समझने की कोशिश करें तो कैसा इसका शेप रहता है। ये इसका शेप रहेगा, सिंपली डायग्राम समझने के लिए ओनली, ये इसका डायग्राम रहेगा। ठीक है, यहां पे ये एंड डिलीवर O2 डिलीवर के लिए। नेक्स्ट यहां पे एक मर्फी आई होता है, मर्फी आई को बोल सकते हैं, मीन्स यहां पे एक छेद होता, ओपनिंग होती है जिसको मर्फी आई बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बोलेंगे यहां पे चारों तरफ एक बैलून होता है, ये एक बैलून होगा, मीन्स यहां पे एक बैलून क्रिएट होता है, ये बैलून क्रिएट होगा, ये बैलून क्रिएट होगा जिससे अपन बोल सकते हैं क्या, ये बैलून से क्या हो सकता है, यहां पे यदि यहां पे बैलून रहेगा तो क्या होगा, ये ट्यूब यहां पे परमानेंट फिक्स रहेगी। मीन्स यहां पे सिंपल बैलून को फुलाने के लिए क्या चाहिए, ये यहां से एक अलग से डिवाइस आती है, मीन्स यहां से एक अलग पाइप आएगी, मीन्स छोटे लुमेन की पाइप आएगी इसके सहारे, और ये किससे कनेक्ट हो जाएगी, यहां पे एक ही बटन रहेगा जिसको अपन बोल सकते हैं पायलट बैलून। ये अपना कॉमन डायग्राम होता है किसका, ईटी ट्यूब का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके नाम्स की, तो नाम क्या क्या हो सकते हैं, ये तो अपन बोल सकते हैं एंड होल, ये एंड होल है, एंड होल है जिसका फंक्शन क्या रहता है, डिलीवर O2 डिलीवर करने का फंक्शन होता है। मीन्स यहां से अपन O2 ट्रांसफर करेंगे, यदि किसी पेशेंट को O2 दे रहे हैं तो कहां पे एंड डिलीवरी कहां पे होगी, एंड डिलीवरी यहां पे होगी। फोकस करना इस पॉइंट पे, एक एक बात को समझने की कोशिश करना। यदि यहां पे अपन ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं ईटी ट्यूब से वेंटिलेटर को कनेक्ट करके, तो O2 डिलीवर होगा एंड होल में। नेक्स्ट बात करके चलें, यहां पे ये क्या है, ये अपना सिंपली बात करके चलें तो बोल सकते हैं मर्फी आई,
मर्फी आई रहेगा। मर्फी आई का मतलब ये होता है, फंक्शन साथ के साथ में समझ लेना, मर्फी आई को बोल सकते हैं, मीन्स यहां पे मर्फी आई होगी, इसका फंक्शन क्या होगा, ये ब्लॉकेज नहीं आने देगी। अपना जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, म्यूकस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बोल सकते हैं ये म्यूकस इसमें आ जाएगी तो यहां पे ब्लॉकेज हो सकता है, बट यदि यहां पे म्यूकस आएगी या इधर से आएगी तो म्यूकस इधर से आएगी तो इधर से निकल जाएगी, इधर से आएगी तो इधर से निकल जाएगी। मीन्स बोल सकते हैं क्या, यहां पे ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है कौन, मर्फी आई, जो ब्लॉकेज हो सकता है म्यूकस से उसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट यदि बात करें तो ये क्या रहेगा अपना, ये अपना बैलून रहेगा, इसको अपन बैलून बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये पायलट बैलून होगा, ये जो इसको इन्फ्लेट करने के लिए इसको बोल सकते हैं पायलट बैलून, इसको पायलट बैलून बोलेंगे। नेक्स्ट इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अपन अडप्टर बोल के चलेंगे। क्या बोल के चलेंगे, इसको अपन अडप्टर बोल के चलेंगे, अडप्टर बोल के चलेंगे। सिंपली अपन ने डायग्राम बनाया, सिंपली समझने के लिए बनाया। क्या डायग्राम बनाया अपन ने, ईटी ट्यूब का डायग्राम बनाया। तो यहां पे सबसे फर्स्ट यहां पे अडप्टर होता है, अडप्टर पे क्या कनेक्ट होता है, अडप्टर पे कनेक्ट होता है वेंटिलेटर का जो पीस होता है, वेंटिलेटर का पाइप होता है, वेंटिलेटर का पीस होता है, पाइप होता है, वो यहां पे आके क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर वहां पे आगे ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी यहां पे एंड होल के द्वारा डिलीवरी हो जाएगी ऑक्सीजन की। नेक्स्ट बोल सकते हैं यहां पे अपन इस बैलून को फुला सकते हैं, किससे इन्फ्लेट कर सकते हैं, किससे इन्फ्लेट करेंगे, पायलट बैलून से इन्फ्लेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं यहां पे मर्फी आई होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो मर्फी आई का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द ब्लॉकेज इन ईटी ट्यूब बाय द म्यूकस, म्यूकस से कोई भी ब्लॉकेज आएगा तो उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट अपन बैलून का फंक्शन यदि इंपॉर्टेंस पढ़े, एडवांटेज पढ़े तो क्या हो सकता है, तो सिंपली बात करके चलेंगे, यदि अपन ने बैलून यहां पे इन्फ्लेट किया है तो इसका सिंपली फंक्शन रहेगा टू मेंटेन द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ ईटी ट्यूब, ईटी ट्यूब का प्रॉपर प्लेसमेंट को मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट बोल सकते हैं कि जो ईटी ट्यूब होती है यहां पे बैलून होगा, ये टाइडल वॉल्यूम को मेंटेन करके रखेगा। मींस जो एयर इनहेल होता है, ईटी ट्यूब से एयर दे रहे हैं, वो पूरा टाइडल वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। किससे मेंटेन रहेगा, जो अपना बैलून है उससे मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं जा सकता। नेक्स्ट बोल सकते हैं क्या, यहां पे जो एयर है वो लीकेज नहीं होगी, जो ऑक्सीजन या एयर दे रहे हैं वो लीकेज नहीं होगी। ये इसके फंक्शन होते हैं। तो शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि ईटी ट्यूब क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसके पार्ट्स की, एक एक पार्ट की बात करेंगे कि कौन सा पार्ट का फंक्शन क्या है और बैलून का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सभी अपन बात करके चलेंगे। सबसे फर्स्ट बात करें अडप्टर की, अडप्टर का क्या फंक्शन होता है, तो क्या फंक्शन रहेगा अडप्टर का, यहां पे क्या हो सकता है। सिंपली यहां पे अडप्टर की बात करें, अडप्टर तो क्या फंक्शन रहेगा अडप्टर का, तो अडप्टर का फंक्शन बोल सकते हैं, यदि अडप्टर यहां पे ईटी ट्यूब पे होता है तो कनेक्ट करता है किसको, अडप्टर टू कनेक्ट विद वेंटिलेटर ट्यूब, वेंटिलेटर ट्यूब से कनेक्ट करने के लिए काम में आता है कौन, अडप्टर। नेक्स्ट बोल सकते हैं पायलट बैलून क्या है, नेक्स्ट बोल सकते हैं पायलट बैलून, पायलट बैलून क्या है। पायलट बैलून के बारे में बात करें तो बोल सकते हैं ये इन्फ्लेट करता है, टू इन्फ्लेट द बैलून, टू इन्फ्लेट द बैलून, ये बैलून को इन्फ्लेट करने का काम करता है। ये जो पायलट बैलून होता है ये इन्फ्लेट करता है बैलून को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मर्फी आई की, तो मर्फी आई का फंक्शन क्या है, मर्फी आई क्या है, मर्फी आई सिंपली यदि बात करके चलें तो मर्फी आई का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट ब्लॉकेज या बोल सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन
ऑब्स्ट्रक्शन इन ईटी ट्यूब बाय म्यूकस के द्वारा कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उस ऑब्स्ट्रक्शन को बचाता है कौन? मर्फी आई। नेक्स्ट यदि यहां पे इसके और पार्ट्स की बात करें तो कौन कौन से पार्ट की बात कर सकते हैं? तो कौन कौन से पार्ट बचे हुए हैं? अभी यहां पे अपना एंड जो होल है वो बचा हुआ है। व्हाट इज एंड होल और एंड होल के फंक्शन क्या रहेंगे? तो नेक्स्ट बात करेंगे एंड होल क्या है, एंड होल क्या है और एंड होल के फंक्शन क्या है? टू डिलीवर द ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन को डिलीवर करता है एंड होल। और लास्ट अपना पार्ट बच गया कौन सा? बैलून। तो बैलून के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। यहां पे बैलून क्या होता है? बैलून के एडवांटेज क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं किसके? बैलून के। सिंपली अपन बैलून के बारे में बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रेकिया में या लंग्स में जाने से रोकता है। तो सिंपली फर्स्ट अपन एडवांटेज पढ़ेंगे, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकता है कौन? जो अपना बैलून होता है वो रोकता है। नेक्स्ट बोल सकते हैं और क्या रहेगा? टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर, मीन्स लंग्स के अंदर जो भी एयर रहती है उसका लीकेज होने से प्रिवेंट करता है कौन? बैलून। नेक्स्ट बोल सकते हैं इसका फंक्शन क्या रहेगा? टू मेंटेन द टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है कौन? बैलून। ये सभी इसके इंपॉर्टेंस रहेंगे। फर्स्ट क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरेन पार्टिकल्स को एंटर होने से रोकता है, या फिर बोल सकते हैं नेक्स्ट प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर, नेक्स्ट वन इज मेंटेन द टाइडल वॉल्यूम। ऑल आर द एडवांटेज ऑफ बैलून, मीन्स ये एडवांटेज हैं बैलून के। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं यहां पे, ये तो बात हो गई किसकी? ईटी ट्यूब के बारे में। नेक्स्ट वन अपन बात करके चलेंगे कि ईटी ट्यूब इंसर्शन करते हैं, तो ईटी ट्यूब इंसर्शन करेंगे तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देके चलेंगे? तो कौन सी पोजीशन दे सकते हैं पेशेंट को? या फिर आर्टिकल्स में यदि बात करें तो और क्या आर्टिकल्स की जरूरत होगी? वैसे आर्टिकल्स से मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं, बट कुछ आर्टिकल्स की और भी बात करें तो क्या कर सकते हैं? तो नॉर्मल सेलाइन होता है, नॉर्मल सेलाइन तो अपन उसमें भी बात कर सकते हैं कि थोड़ा सक्शनिंग के लिए अपने को जरूरत होता है तो सक्शनिंग में बात कर लेंगे। ओके, यदि अपन बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन कौन सी देते हैं ईटी ट्यूब इंसर्ट करते टाइम में? कौन सी पोजीशन देंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन रहेगा अपना, जिसकी बात करेंगे ईटी ट्यूब इंसर्ट करते टाइम में पोजीशन देते हैं स्नीफिंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन? स्नीफिंग पोजीशन देते हैं पेशेंट को। व्हाट इज स्नीफिंग पोजीशन? मीन्स बोल सकते हैं दूसरा और पोजीशन यदि बात करें तो रोज पोजीशन बोल सकते हैं, रोज पोजीशन बोल सकते हैं, या फिर रोज पोजीशन के बारे में पढ़ना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? रोज पोजीशन क्या है? तो बोल सकते हैं सुपाइन पोजीशन विद हाइपर एक्सटेंड ऑफ नेक। ये रहेगा कौन? रोज पोजीशन। मीन्स रोज पोजीशन इंपॉर्टेंट पोजीशन रहेगी। रोज पोजीशन अपन देते हैं पेशेंट को ईटी ट्यूब इंसर्शन में, और स्नीफिंग पोजीशन इंपॉर्टेंट है जो कि अपन लेके चलते हैं किसमें? ईटी ट्यूब इंसर्शन में। तो ये सिंपली अपन ने पोजीशन की बात की कि पोजीशन अपन कौन सी देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो इंसर्शन का एक तरीका होता है वो क्या होता है। यदि अपन पेशेंट को ईटी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो कैसे इंसर्ट करेंगे और क्या इसका फॉर्मेट होगा, ये बात करके चल सकते हैं। तो ईटी ट्यूब अपने सामने डायग्राम है ईटी ट्यूब का सिंपली, तो अपन ईटी ट्यूब को कैसे इंसर्ट करेंगे?
तो एक प्रोसीजर की बात करें तो क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर की बात करें तो उसमें क्या कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट पेशेंट को पोजीशन दे सकते हैं, पोजीशन देने के बाद में क्या करेंगे, टू विजुअलाइज द लैरिंग्स को अपन विजुअलाइज करेंगे, देन क्या करेंगे, इंसर्ट द ईटी ट्यूब को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, देन क्या करेंगे, टू चेक द प्लेसमेंट, अपन प्लेसमेंट को चेक करेंगे। अब बात करेंगे प्लेसमेंट को कैसे चेक करेंगे, तो कौन कौन से मेथड हैं जिससे अपन चेक कर सकते हैं किसको, प्लेसमेंट को, कि प्लेसमेंट कैसे कैसे चेक करेंगे। तो कैसे चेक कर सकते हैं प्लेसमेंट को, सिंपली बात करके चलें। फर्स्ट अपन चेक कर सकते हैं स्टेथोस्कोप से। फर्स्ट अपना मेथड रहेगा टू चेक प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ ईटी ट्यूब बाय द स्टेथोस्कोप से अपन साउंड सुनेंगे, और साउंड कौन सा सुनेंगे, कहां पे सुनेंगे, बाइलैटरल साउंड सुन के चलेंगे, बाइलैटरल साउंड सुन के चलेंगे। ये रहेगा क्या, यहां पे सिंपल फर्स्ट कि किसकी हेल्प से अपन उसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं या प्लेसमेंट को चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट रहा अपना स्टेथोस्कोप से अपन उसको प्लेस को चेक करके चल सकते हैं, मीन्स प्रॉपर प्लेसमेंट अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट, यदि अपन एक्यूरेट प्लेसमेंट जानना चाहिए, कंफर्म एक्यूरेट प्लेसमेंट टू असेस द accurate placement of ET tube, प्लेसमेंट ऑफ सेकंड नंबर का है ET ट्यूब का प्रॉपर प्लेसमेंट चेक करने के लिए अपन किससे चेक कर सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा किससे चेक करेंगे, तो बोल सकते हैं क्या, चेस्ट एक्सरे से करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्यूरेट प्लेसमेंट चेक करने के लिए टू चेक द एक्यूरेट प्लेसमेंट बाय द चेस्ट एक्सरे, मीन्स एक्यूरेट यदि प्लेसमेंट चेक करना है तो चेस्ट एक्सरे से करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें क्या देखेंगे, टू विजुअलाइज द रेडियो ओपेक लाइन ऑन ईटी ट्यूब, जो ईटी ट्यूब होती है उस पे रेडियो ओपेक जो लाइन होती है, वैसे वो प्लास्टिक की रहेगी, एक्सरे में नहीं नजर आएगी, नहीं दिखाई देगी, बट उस पे एक रेडियो ओपाक मार्किंग होती है, लाइन होती है, वो अपने को विजुअलाइज हो जाएगी। देन अपन क्या करेंगे, उसके बाद में अपन फिक्स कर देंगे, देन फिक्स द ईटी ट्यूब को अपन फिक्स कर देंगे। और इसका जो साइट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट फिर से मैं लिखने वाला हूं, इसका प्रॉपर प्लेसमेंट कहां पे होगा, अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम कैरिना से 1 to 2 सेंटीमीटर अबाउ रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया कि यदि अपन ईटी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं किसी पेशेंट को, उसका प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो कहां पे प्लेस करके चलेंगे, जो अपना कैरिना होता है, व्हाट इज कैरिना, तो यहां पे समझाना चाहूं कैरिना के बारे में, तो कैरिना क्या होता है, मीन्स यहां पे बोल सकते हैं जो अपने लंग्स डिवाइड होते हैं, जो ब्रोंकस डिवाइड होते हैं, दैट इज कैरिना। उस कैरिना से 1 to 2 सेंटीमीटर मीन्स ये पॉइंट रहेगा, यहां पे फिक्स करके चलेंगे। ओके, मीन्स मैंने क्या बोला कि ईटी ट्यूब इंसर्शन कर रहे हैं, उसका प्रॉपर प्लेसमेंट करेंगे, तो उसको फिक्स करके चलेंगे। कहां पे फिक्स करके चलेंगे, उसका प्लेसमेंट रहेगा 1 to 2 सेंटीमीटर अबाउ द कैरिना, मीन्स यहां पे ये स्पेस छोड़ के चलेंगे। ये अपना कैरिना पार्ट होता है। कैरिना पार्ट क्या होता है,
ये बाइफर्केशन पॉइंट होता है। बाइफर्केशन पॉइंट किसको बोलते हैं? बाइफर्केशन पॉइंट बोलते हैं जहां पे वन पार्ट आ रहा, वन स्ट्रक्चर आ रही है, या कोई एक बोल सकते हैं सिंगल लुमेन का कोई पार्ट आ रहा, ऑर्गन आ रहा है। यदि वो दो ब्रांच में, एक ब्रांच वाला दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा तो अपन उसको बोल के चलेंगे क्या? ये इसका बाइफर्केशन पॉइंट है। जैसे कि अपन ने यहाँ पे ट्रेकिया और ब्रोंकस में बात की, अपन ऐसे ही ब्लड वेसल्स में बात करके चल सकते हैं बाइफर्केशन पॉइंट की। नेक्स्ट यदि बात करें इसमें, तो बाहर की ओर जैसे अपन ने ओरोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन किया है, तो ओरोट्रेकियल किया है तो अपन बॉडी के बाहर कहां पे प्लेस करके चलेंगे? तो बॉडी के बाहर अपन क्या करेंगे? अपन लिप्स के ऊपर प्लेस करके चलेंगे। तो लिप्स में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्या? The tube is fixed on lips, लिप्स पे फिक्स कर देंगे एंड अप्लाई गॉज पीस अंडर द ईटी ट्यूब। मीन्स अपना जो लिप्स होता है यहां पे वन कॉर्नर पे अपन क्या कर देंगे? उसको फिक्स कर देंगे, और लिप्स और ईटी ट्यूब के बीच में क्या रहेगा? गोज पीस रहेगा, जिससे कि क्या नहीं होगा? जो अपना लिप्स पे अल्सर फॉर्मेशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं टू चेंज द साइट एवरी 2 hourly to prevent from अल्सर ऑन लिप्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अपने लिए क्या? कि अपन ने जो लिप्स पे उसको प्लेस किया था, लिप्स पे जो प्लेस किया था, यदि वहां पे अल्सर होने के चांस हो तो अपन बोल सकते हैं 2 hourly, एवरी 2 hourly उसको चेंज करके चलेंगे। मीन्स एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड अपन उसको प्लेस करके चलते हैं। एवरी 2 hourly फोकस करना, एवरी 2 hourly उसको करके चलते हैं। ये रहता है इसका प्लेसमेंट का बात। नेक्स्ट बोल सकते हैं अपन इसमें करके चलते हैं क्या? सक्शन करके चलते हैं। तो अपन सक्शन की बात करेंगे यहां पे। तो सक्शन में अपन क्या क्या बात कर सकते हैं? वैसे अपन बेसिकली इसकी केयर की बात कर रहे हैं। इसमें केयर क्या क्या करते हैं ये सभी बात करके चलेंगे। तो केयर क्या क्या करके चलते हैं? केयर में क्या क्या करके चलते हैं? केयर सबसे फर्स्ट बोल सकते हैं सक्शनिंग। सक्शनिंग में एक होता है कैथेटर। तो कैथेटर का साइज कितना होता है? सबसे फर्स्ट तो सक्शन कैथेटर होगा। तो सक्शन कैथेटर में यदि साइज की बात करें तो आइडियली 14 फ्रेंच का कैथेटर होता है। किसमें? अडल्ट में 14 फ्रेंच का कैथेटर होता है। नेक्स्ट बोल सकते हैं कैथेटर होगा। अब अपन बात करें सक्शन प्रेशर कितना होता है? तो सक्शन जो करते हैं उसका प्रेशर कितना होगा? फर्स्टली अपन बात करें नियोनेट की। नियोनेट से पहले अपन प्रीटर्म बोल सकते हैं। प्रीटर्म की बात करके चलेंगे। प्रीटर्म में कितना होगा? नॉर्मली नियोनेट में कितना होगा? नेक्स्ट इन्फेंट में कितना होगा? नेक्स्ट बोल सकते हैं अडल्ट में कितना होगा? ये सभी बात करके चल सकते हैं। तो सिंपली बात करें प्रीटर्म में तो प्रेशर रहेगा 40 to 60 mm ऑफ Hg प्रेशर रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे 60 to 80 mm ऑफ Hg प्रेशर रहेगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं 80 to 100 mm ऑफ Hg प्रेशर रहेगा। नेक्स्ट यदि लास्ट एडल्ट में बात करें तो 100 to 120 mm ऑफ Hg प्रेशर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं इट विल बी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हेडलाइन क्या? इट विल बी एक्सटेंड अप टू 150 mm ऑफ Hg if secretion is
इफ सिक्रेशन इज थिक, यदि सिक्रेशन थिक है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके प्रेशर को एक्सटेंड कर सकते हैं और 150 तक इसको बढ़ा सकते हैं, बट 150 से ज्यादा नहीं जाएंगे। तो ये रहता है यहां पे सक्शन का प्रेशर। यदि अपन इसी के साथ में बात करें ईटी ट्यूब बैलून का प्रेशर, ईटी ट्यूब बैलून प्रेशर, ईटी ट्यूब बैलून प्रेशर कितना होता है, ईटी ट्यूब बैलून प्रेशर, तो अपन बैलून के प्रेशर की बात करें, ईटी ट्यूब की बात करें तो कितना हो सकता है, तो यहां पे बोल सकते हैं बैलून प्रेशर, बैलून प्रेशर कितना होगा 20 mm ऑफ Hg रहेगा, या बोल सकते हैं 25 सेंटीमीटर H2O रहेगा। It check every at hourly by the एनीरोइड मैनोमीटर, एनीरोइड मैनोमीटर से अपन चेक करके चलेंगे। ये रहेगा अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या जो अपन ने ईटी ट्यूब पढ़ा था, ईटी ट्यूब में एक बैलून होता है, अंदर डाला जाता है, मींस से जो बैलून होता है उसका इंपॉर्टेंस भी अपन ने पढ़ा था, एडवांटेज ही पढ़ा था। जो बैलून यहाँ पे फुलाया जाता है, इन्फ्लेट किया जाता है, उसमें भी एक प्रेशर होता है। वो कितना प्रेशर होता है, नॉर्मली अपन बात करें करके चलें तो 20 mm ऑफ Hg होता है, या बोल सकते हैं सेंटीमीटर H2O में 25 होता है। नेक्स्ट बोले यदि प्रेशर को चेक करें तो कितनी देर से कर सकते हैं अपन, एट हावरली से इसको प्रेशर को चेक करके चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, किससे चेक करके चलते हैं, एनीरोइड मैनोमीटर से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो बैलून का प्रेशर होता है उसको चेक करते हैं एट हावरली बाय द एनीरोइड मैनोमीटर। ये रहेगा प्रेशर की बात। नेक्स्ट बात करें कि सक्शन कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए। नॉर्मली सक्शन के बारे में अपन बात करके चलने वाले हैं। तो क्या सिंपल पॉइंट्स, यदि सक्शन के बारे में बात करें, सबसे फर्स्ट अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, न जाने एग्जाम में कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसके टाइमिंग का क्वेश्चन। तो सक्शन का टाइमिंग कितना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है सक्शन का टाइमिंग कितना होता है। तो सिंपली बोल सकते हैं सक्शन टाइम, सक्शन टाइम कितना होता है। तो सिंपली अपन ने बात किया सक्शन टाइम कितना होता है, तो बोल सकते हैं 5 to 10 सेकेंड होगा। 5 to 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यदि बात करके चले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्वेश्चन मार्क करना यहां पे, इफ सक्शन टाइम मोर देन 20 सेकेंड, देन पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। पेशेंट को क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द हीरो ऑफ द टॉपिक, मीन्स इस टॉपिक का हीरो होगा क्या, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या, क्योंकि जो क्वेश्चन है सक्शन के प्रेशर के बारे में, टाइमिंग के बारे में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखना कि सक्शन का टाइम यदि नॉर्मल की बात करें तो 5 to 10 सेकेंड होता है, बट इसको एक्सटेंड करें या फिर इसको बढ़ाएं, मीन्स इसको 20 सेकेंड से ज्यादा कर दें, तो पेशेंट को हो जाएगा सीधा सीधा क्या होने वाला है, हार्ट पे अटैक होने वाला है। हार्ट पे अटैक होने वाला है, उसको बोल सकते हैं पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें कि यहाँ पे नॉर्मल सैलाइन कितना काम में लेते हैं, तो बोल सकते हैं 1 ml काम में लेते हैं बच्चों में, और 3 to 5 ml काम में ले सकते हैं अडल्ट में। ये सक्शन करते टाइम में नॉर्मल सैलाइन सिक्रेशन को, जो सिक्रेशन थिक होते हैं उनको लूज करने के लिए अपन नॉर्मल सैलाइन काम में लेके चल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें कि सक्शन में जो सिक्रेशन होता है वो सक्शन कब होता है, सिक्रेशन इज रिमूव ड्यूरिंग सक्शनिंग when suction catheter is
कैथेटर इज विड्रॉ। सिंपल पॉइंट है क्या, यदि अपन बात करें किसी पेशेंट की सक्शनिंग कर रहे हैं तो जो सिक्रेशन होता है वो कब बाहर आता है, नॉर्मल बोल के चल सकते हैं, वो सिक्रेशन बाहर आता है जब अपन रोटेटिव मूवमेंट में उसको रोटेट करते हुए इसको बाहर निकालते हैं। सिंपली यदि कोशिश करें समझने की, फॉर एग्जांपल यहां पे सक्शन कर रहे हैं, सक्शन कर रहे हैं तो रोटेट करते हुए इसको रोटेट मूवमेंट में इसको रोटेट करते हुए इसको बाहर निकालते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, जो सिक्रेशन होता है वो बाहर निकलता है, विड्रॉ होता है। ठीक है, ये सक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सक्शन के बारे में बात करेंगे, उसकी बात क्या रहेगी, सिंपली बात करके चलेंगे। पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है ड्यूरिंग सक्शनिंग, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है, तो उससे बचने के लिए क्या करके चलेंगे, ये भी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। टू प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम हाइपोक्सिया, देन क्या करने वाले हैं, टू गिव 100% ऑक्सीजन टू द पेशेंट, या फिर बोल सकते हैं इसी कोई दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, हाइपर बोरिक ऑक्सीजनेशन बोल सकते हैं, या फिर इसी को बोल सकते हैं हाइपर वेंटिलेट टू द पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग। यदि सक्शनिंग कर रहे हैं तो बिफोर एंड आफ्टर, सिंपली समझ के चलना, यदि किसी पेशेंट की सक्शनिंग कर रहे हैं और सक्शन करते टाइम में उसको हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। यदि उसको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तो बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग, यदि सक्शन कर रहे हैं तो उससे पहले उसके बाद में क्या करके चलेंगे, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट कर सकते हैं। इसी को अपन दूसरे वर्ड में बोलना चाहें बोल सकते हैं हाइपरबोरिक ऑक्सीजनेशन कर सकते हैं। इसी को ये दूसरे वर्ड में बोले तो बोल सकते हैं टू गिव 100% ऑक्सीजन टू द पेशेंट। तो सिंपली बात करके चलें, एक पॉइंट रहेगा क्या, यदि किसी पेशेंट को सक्शन कर रहे हैं तो हाइपोक्सिया से, कार्डियक अरेस्ट से बचाने के लिए अपन क्या करके चलेंगे, अपन पेशेंट को 100% हाइपरबोरिक ऑक्सीजनेशन देके चलने वाले हैं। ये सक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, तो यहाँ पे लिख देना हाइपरबोरिक ऑक्सीजनेशन, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। और कार्डियक अरेस्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अपना। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना क्या, ईटी ट्यूब इंसर्शन। ओके, थैंक्स।